बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विराम चिन्ह। इस पाठ में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह का अर्थ, विराम चिन्ह के प्रकार व प्रयोग। बच्चों, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अपनी बात कहते समय हम कभी रुकते हैं, कभी किसी बात पर बल देते हैं, तो कभी हम हैरानी व्यक्त करते हैं। इससे विचारों तथा भावों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। ठीक है। लिखित भाषा में अलग अलग भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। लेखक विचारों या भावों को सरल और सुगम बनाने के लिए कहीं कहीं रुकता है, वहां वह विराम चिन्ह का प्रयोग करता है। इससे भाषा की सुंदरता बढ़ती है और इस प्रकार हम कह सकते हैं पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से विराम चिन्ह इस प्रकार से है। तो देखिए, पूर्ण विराम इसका जो है चिन्ह है ये, अल्प विराम इसका चिन्ह है ये, अर्ध विराम इसका चिन्ह है ये, प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क इसका है ये, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसका चिन्ह होगा ये, योजक चिन्ह ये होता है, उद्धरण चिन्ह ये होते हैं दोनों, और लाघव चिन्ह होता है ये। ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में, पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत मेरा देश है, मेरे गांव में एक कुम्हार रहता है। ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, बाद में यहाँ पे विराम चिन्ह लगा है ना, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आता है अल्प विराम। जब वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। जब वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब उदाहरण देखिए कि अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित किन स्थितियों में किया जाता है। एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए देखिए, माता जी ने बाजार से सेब, संतरे, केले, अंगूर, लीची आदि खरीदी। तो देखो यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अल्प विराम। ठीक है। फिर वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, अल्प विराम, गृह कार्य किया और खेलने चली गई। आंधी चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं तथा धूप उड़ रही है। समुच्चय बोधक से पहले, सौम्या ने बहुत इंतजार किया परंतु रिया नहीं आई। वैभव ने परिश्रम तो किया लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं मिले। ठीक है। अब कथन को स्पष्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे, अध्यापिका ने बताया हिंदी हमारी राजभाषा है। कोमल ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें समुच्चय बोधक चिन्हों का जो है, समुच्चय बोधक से पहले तो ये 4 तरह से जो है यहाँ पे अल्प विराम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। फिर 5वें, संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, वो कैसे, हाँ पिताजी आने वाले हैं। फिर बात करते हैं अर्धविराम। वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं, महान व्यक्ति भी थे। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय तथा व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे इस रूप में अर्थात कोष्ठक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आपका विद्यालय कहाँ है। ठीक है। फिर बात करते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह की। इसे हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को दिखाने के लिए लगाया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे हाय बेचारा छोटी उम्र में चल बस, वाह तुम खूब तेज दो। फिर है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे सुख दुख, अभी अभी, सूखा सा, माता पिता, धीरे धीरे, पीला सा आदि। ठीक है।
आगे चलते हैं, उद्धरण चिन्ह के बारे में बात करते हैं। जब किसी के कहे गए शब्दों या किसी रचना के अंशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के पहले और बाद में इसे लगाया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। है ना। फिर है इकहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में इकहरा और दोहरा दो होते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। देखो यहाँ पे लगा ना दोनों, ये महान कवि एक हस्ती है, पर्सनालिटी। फिर आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात, कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दादाजी हेमंत से बोले, चलो सुबह की सैर पर चले। ठीक है। फिर बात करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त मतलब उस शब्द को छोटा लिख देते हैं लेकिन उसका मतलब बड़ा होता है। ओके। तो जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, इस तरह से पंडित के लिए प, प्रश्न के लिए प्र, टेलीविजन के लिए टीवी, उत्तर के लिए उ और प्रोफेसर के लिए तो जब हम इनके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो ये शब्द अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा, इस पाठ से हमने क्या सीख ली है। वाक्य लिखते समय प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है। अर्धविराम एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने तथा शब्द युग्मों के बीच किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग शब्द, वस्तु, पुस्तक आदि के नामों को उभारने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों दिखाने में होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।